Hello students, welcome to my YouTube channel Notes वाले दोस्त, the one-stop place for all your CBSE class 10th notes and study guide. आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशन जो कि है 1830 से 1848 तक, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, एंड लास्ट में हम एक छोटी सी समरी देंगे, मोर लाइक अ वन शॉट रिविजन, जो कि हम पूरे वीक में कवर करेंगे उसका। एंड ये जो वीडियोस होंगी, ये पूरा चैप्टर 4 से 5 वीडियो लेक्चर्स में कवर किया जाएगा ताकि वो शॉर्ट वीडियोस में कन्वर्ट हो सके। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन कि ये चैप्टर पूरा किस बारे में बात करता है, फ्रेडरिक सोरोज ड्रीम जो कि एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड अर्नेस्ट रेनन की डेफिनेशन ऑफ अ नेशन। उसने 1882 में एक डेफिनेशन दी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑफन एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमने लास्ट ईयर फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये पढ़ा था कि फ्रांस में इंडिपेंडेंस मिलने के लिए उन्होंने 1789 में काफ़ी रेवोल्यूशंस देखे थे। तो उसी तरीके से फ्रांस में इंडिपेंडेंस के बाद जो इम्पैक्ट बाकी नेशंस पे पड़ा, हम इस चैप्टर में हम वही कवर करेंगे। तो बेसिकली यूरोप में क्या क्या चेंजेस आए हम इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे कि ये जो फ्रेडरिक सोरो की जो इमेज है, इसमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो इतने सारी ये जो लोग हैं, ये डिफरेंट नेशंस को सिग्निफाई करते हैं जो कि फ्रीडम की, लिबर्टी की तरफ, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसकी तरफ वो लोग जा रहे हैं। एंड स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है एज अ फीमेल फिगर। एंड ये जो आगे ये जो लोग हैं इनको पहले ही इंडिपेंडेंस मिल गई है, तो इसीलिए जैसे कि यूएसए, तो इनको पहले ही इंडिपेंडेंस मिल चुकी है। ऊपर जो ये गॉड्स हैं एंड एंजल्स हैं, ये सिग्निफाई करती हैं यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस, कि जब सारे नेशंस एक साथ आएंगे तभी वो लोग इंडिपेंडेंस गेन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो ये ब्रोकन चेन्स पड़ी हुई हैं, इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बिकॉज एग्ज़ाम में ये ऑफन टाइम्स एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि व्हाट डज दीज ब्रोकन चेन सिग्निफाई। तो ये सिग्निफाई करती हैं द एंड ऑफ मोनार्की का, कि यहाँ पे अब मोनार्की ख़त्म हो रही है एंड हमारी डेमोक्रेसी स्टार्ट हो रही है। एंड ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये अर्नेस्ट रेनन ने दी थी जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। उन्होंने कहा था कि अ नेशन इज़ द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। ये एक वन डे प्रैक्टिस नहीं है। इस डेफिनेशन को हम आगे भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेडरिक सोरोज ड्रीम, कि उसने एक सीरीज़ ऑफ पेंटिंग्स बनाई थी जिसकी ये पहली इमेज है जो उसने 1848 में बनाई थी। ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु इमेजिन अ वर्ल्ड ऑफ फ्री डेमोक्रेटिक नेशंस। उसने एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन किया था जो कि फ्री है, उसमें सारे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ आज़ाद हैं एंड उनमें डेमोक्रेटिक नेशन है, वो सब डेमोक्रेसी फॉलो करती हैं। हिज प्रिंट शोज़ पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस मार्चिंग टुवर्ड्स लिबर्टी। तो जो डिफरेंट नेशंस के जो लोग हैं वो लिबर्टी की तरफ, आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। एंड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी होल्डिंग द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको एक फीमेल फिगर बताया गया है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है, एंड उसके हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। देन पीपल कैरी नेशनल फ्लैग्स एंड वेयर नेशनल कॉस्ट्यूम्स। तो वो अपने अपने देश को डिनोट करने के लिए, सिग्निफाई करने के लिए वो अपने नेशनल फ्लैग्स को कैरी करते हैं। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट हियर इज़ कि जर्मनी उस टाइम पे फॉर्म हुआ भी नहीं था, बट देन ऑल्सो वहाँ पे जर्मनी के लोग दिखाए गए हैं उनका फ्लैग कैरी करते हुए, एंड ये फ्रेडरिक सोरो की इमेजिनेशन थी। Then the broken chains on the ground signify the end of monarchy and absolutism. तो जो end of monarchy signify करती हैं broken chains, because कहीं ना कहीं monarchy में एक आपके पास sense of freedom नहीं थी, sense of speech नहीं थी, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो कि बेड़ियाँ बंधी हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो टूट गई है, तो यहाँ पे एंड ऑफ मोनार्की हम देख सकते हैं।
Then the heavenly figures above, that is the angels, saints and Christ, show unity and fraternity among nations. जब सारे nations एक साथ मिलके अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई करेंगे तब ही वो लोग आज़ाद हो पाएंगे. एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिक्चर इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है. तो दिस पिक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आर्ट वॉज यूज्ड टू शो हाउ पीपल ड्रीम्ड ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड यूनाइटेड नेशंस इन द 1800s यूरोप. तो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम आर्ट का यूज़ किया गया था फ्रीडम को डिनोट करने के लिए. लोगों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अपनी खुद के लिए, अपने नेशन के लिए जगाने के लिए यहाँ पे उन्होंने आर्ट का यूज़ किया था, जिसमें उन्होंने फोकलोर्स भी यूज़ की थी एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट यूज़ किए गए थे कम्युनिकेशन के लिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्नेस्ट रेनन की डेफिनेशन ऑफ अ नेशन. उसने एक ये 1882 में दी थी. तो अकॉर्डिंग टू हिम नेशन इज़ नॉट जस्ट लैंग्वेज और रेस. वो सिर्फ लैंग्वेज और रेस नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया का एग्ज़ाम्पल लें तो इंडिया सिर्फ उसके जो लोग हैं, उनका जो कल्चर है वो नहीं है. इट इज़ शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड सैक्रिफाइसेस एंड अ विल टू लिव टुगेदर. उनके जो शेयर्ड सैक्रिफाइसेस हैं जो उन्होंने एज अ कंट्री साथ में झेले हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने 200 साल स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंस के लिए ताकि उनको ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिल सके. तो वो उन्होंने जो डेली स्ट्रगल्स जो उनके थे और उन्होंने जो डेली बेसिस पे जो डिसीजंस लिए थे वो सब मिलके उनका एक नेशन बनता है, ना कि जस्ट उसमें जो लोग रहते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं. देन तो बेसिकली अर्नेस्ट रेनन का भी यही कहना था कि अ नेशन विच एवर इट इज़ अ डेली डिसीजन मेड बाय द पीपल. तो जो डेली बेसिस पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं पीपल के लिए, उनकी कंट्री के लिए, वो एक नेशन है. रियल नेशंस डू नॉट फोर्स अदर्स टू जॉइन और स्टे. जो रियल नेशंस होते हैं वो किसी को भी ज्वाइन करने के लिए या स्टे उसमें ही उस कंट्री में रहने के लिए फ़ोर्स नहीं करते हैं. हर इंसान के पास उसकी फ्री विल होती है कि वो उस कंट्री में रहना चाहता है या नहीं. नेशंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोटेक्ट लिबर्टी एंड रिस्पेक्ट पीपल्स चॉइसेस. हर इंसान की चॉइस मैटर करती है नेशन के लिए. एक डेमोक्रेसी में 1 पर्सन 1 वोट होता है. हर इंसान का इक्वल से होता है एक डेमोक्रेसी में, वो क्योंकि वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो कैसे रहना चाहते हैं. देन अगर हम की टर्म्स की बात करें तो पहली डेफिनेशन है एब्सोल्यूटिस, ऑल पावर विद वन रूलर लाइक ओल्ड मोनार्कीज़. जैसे कि पहले टाइम में जो मोनार्कीज़ होती थी उनकी सारी पावर एक रूलर या एक किंग के पास होती थी, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूटिस्ट. यूटोपियन, अ परफेक्ट वर्ल्ड दैट मे नॉट बी रियल. यूटोपियन एक ऐसा विजन है, एक ऐसी आइडियल सिचुएशन है जो कि रियल नहीं हो सकती है. इट इज़ सच एन आइडियल सिचुएशन, सच अ परफेक्ट सिचुएशन कि इट वुड नॉट बी रियल. देन हम बात करते हैं प्लेबिसाइट, पीपल वोटिंग डायरेक्टली ऑन एन इशू. तो प्लेबिसाइट एक ऐसी टर्म है जो कि बताता है कि जब सारे लोग मिलके एक कम्युनिटी के किसी भी मैटर पे डायरेक्टली अपना वोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेबिसाइट. थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप सब लोग 2025 to 26 का जो लेटेस्ट CBSE करिकुलम है उससे आप लोग पढ़ पाएँ. हम हर हफ्ते नए वीडियो लेक्चर्स डालते हैं. एंड अगर आप लोग को मेरे एफर्ट्स अच्छे लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ से पढ़ाऊँ या फिर मैं और डिटेल में पढ़ाऊँ, हाउ एम आई टीचिंग यू ऑल, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. थैंक यू.